Hello friends, myself Mohit Taneja. Today we are going to study our chapter number first of class 12th Sociology. Book name is Indian Society and the name of chapter is Introducing Indian Society. भारत का समाज की संरचना या भारत का समाज किस तरह से स्थापित है या कौन सी वो व्यवस्थाएं हैं या सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस हैं जो सोसाइटी को जोड़े हुए हैं, वो हम मेनली इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है पर फिर भी हम इसमें थोड़ा सा डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। समाज शास्त्र क्या होता है? समाज की स्टडी करना, इस समाज के अंदर के लोगों का एक दूसरे के साथ रिलेशंस कैसा है, कैसे लोग बिहेव करते हैं विद इन द कास्ट मैरिज या इंटरकास्ट मैरिज, ये सब चीजें सोशियोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं। संस्कृताइजेशन पढ़ते हैं। पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशनशिप, समाज के अंदर लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं वो हम समाज शास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। सोशल इंटरेक्शन, समाज में एक व्यक्ति या एक समूह दूसरे समूह के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है वो भी हम समाज शास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। एंड कल्चर दैट सराउंड्स एवरीडे लाइफ, और वो संस्कृति जो एक व्यक्ति के जीवन के चारों तरफ घूमती रहती है, मतलब उसकी रोजाना भरी जिंदगी को प्रभावित करती है, उसको बोलते हैं हम संस्कृति। इट डेवलप्स नॉलेज अबाउट सोशल ऑर्डर एंड सोशल चेंज, और इसी से ही हमें ये पता चलता है कि समाज के अंदर सोशल ऑर्डर कैसा है और समाज के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं वो किस लेवल के हैं या उनका स्तर क्या है। अगस्त कोम्टे, फ्रेंच फिलोसफर, इज नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। अगर कोई आपसे कंपटीशन में के क्वेश्चंस में पूछे कि हु वाज अगस्त कोम्टे, तो अगस्त कोम्टे वाज अ फ्रेंच फिलोसफर एंड फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ही फर्स्ट यूज्ड द टर्म सोशियोलॉजी इन 1838। इन्होंने सबसे पहले सोशियोलॉजी शब्द का उपयोग किया था 1838 में। अबाउट सोशियोलॉजी एंड इंडियन सोसाइटी, सोशियोलॉजी ऑफर्स टू टीच अस हाउ टू सी द वर्ल्ड। सोशियोलॉजी समाजशास्त्र हमें ये सिखाता है कि दुनिया को किस नजरिए से देखना है। क्योंकि देखिए, आप अपनी सोशियोलॉजी की बुक को एक बार जब आप उसको पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको, अगर आपने उसको डीप स्टडी किया है तो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा, मतलब उसमें एडिशन होगा, सोसाइटी के प्रति आपके नजरिए में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा अगर आप इसको डीप में पढ़ते हैं। तो फ्रॉम मैनी एडवांटेज पॉइंट, नॉट जस्ट आवर ओन, हमारे में ही नहीं चेंज करेगा, बट आल्सो दैट ऑफ अदर्स, और हमारा नजरिया दूसरों के प्रति वो भी सोशियोलॉजी बदलता है। अनलाइक आवर सेल्फ, अ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव टीच अस हाउ टू ड्रॉ सोशल मैप, और सोसाइटी की संरचना कैसे करनी है ये हमें कौन सी चीजें सिखाते हैं? सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। सामाजिक जो तरीके होते हैं या जो सामाजिक मान्यताएं होती हैं वो हमें ये सिखाती हैं। द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल वाज अचीव्ड। और आप देख लो, जब भारत में अंग्रेज थे 1857 से लेके, हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरुआत करते हैं क्योंकि आ तो गए थे जब ही से ही, तो 1664 से लेके या फिर 1600 से लेके 1947 तक अंग्रेज यहां पर रहे। तो उन्होंने यहाँ पे इकोनॉमिक, मतलब कि आर्थिक आयाम भी या आर्थिक लोगों के काम भी समाज के अंदर वर्ण के हिसाब से उनके बांटे। राजनीतिक पार्टिसिपेशन भी बांटा एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन भी उन्होंने किया इस देश के अंदर ऑफ इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल वाज अचीव्ड। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन एंड डोमिनेशन स्केयर्ड इंडियन सोसाइटी इन मैनी वेज, और उन्होंने भारत का एक्सप्लॉयटेशन बहुत तरीकों से किया। आप आर्थिक वे में देख लो तो हमारे यहां से उन्होंने ट्रेड किया, ब्रिटेन के जरिए सुइज कैनाल बनाई थी 1869 में। तो वो सब चीजें जो भी करी गई वो किस लिए थी? ताकि उन्हें फायदा पहुंचे। उन्होंने कभी भी भारतीयों के फायदे के बारे में नहीं सोचा। अच्छा, उन्होंने इंडिया में रेलवे शुरू किया 1850s में, वो किस लिए किया? ताकि वो अपनी मिलिट्री को इधर से उधर ले जा सके या अपने सामान को, रोड्स बनाए, स्कूल्स बनाए, ताकि वो लोग क्या कर सके, स्कूल्स में पढ़ाकर, और इतना ही पढ़ाते थे ताकि उनके ऑफिस में इंडियंस काम कर सके। और दूसरी बात है, हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को भी उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से आज भी इसी तरह प्रभावित है। जाते जाते भी आप देख लो, हमें रिलीजियस बेस पे बांट के चले गए, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान जो भारत में से निकला था आप जानते ही हैं। फिर वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान बाद में 1971 की लड़ाई में भारत के साथ मिलकर हमने उसको वेस्ट पाकिस्तान से आजाद कराया, और आज वो क्या कहलाता है? बांग्लादेश। सो लेट अस सी फर्दर। But the main fact was historically and
इंडियन नेशनलिज्म टुक शेप अंडर ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। अब पर एक जो मेन पॉइंट है वो ये है कि राष्ट्रवाद की भावना वहां से उभर के आई, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े लीडर थे, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी, बाल गंगाधर तिलक जी, और हमारे क्या नाम आपके लाला लाजपत राय जी, और ये जितने भी लीडर्स थे इतने, भगत सिंह जी, या फिर और महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, तो जो भी इतने महान महान लीडर्स हुए हैं उन सब ने किस चीज की भावना का मतलब जोर दिया है? राष्ट्रवाद, कि ये धरती हमारी है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमने इस चीज को मतलब कि इस पे हमारा हक होना चाहिए, एक बाहर के विदेशी आकर हम पे राज कैसे कर रहे हैं, ये नेशनलिज्म की भावना वहां से जन्म ली। इट आल्सो हेल्प्ड यूनिफाई एंड एनर्जाइज डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी, और इससे क्या हुआ, समाज का हर वर्ग, चाहे वो दलित है, क्षत्रिय है, वैश्य है या ब्राह्मण है, सब एक साथ आए और फिर क्या किया, इसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू किए। चाहे आप 1857 की क्रांति जो 10 मई को शुरू हुई थी मेरठ से वो देख लीजिए, या फिर आप स्वतंत्रता के लिए जितनी भी लड़ाई हुई है, या फिर जलियांवाला बाग में के बाद जो प्रोटेस्ट हुआ था, या महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह देख लीजिए, दांडी मार्च, या फिर होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट जी का, तिलक जी का, तो इतने सारे ये जो आंदोलन चले थे, या फिर आप ये देख लीजिए ये जो 1905 में बंगाल विभाजन के वक्त हुआ था, बायकॉट उनका, या फिर साइमन कमीशन का, ये सब चीजें जितनी भी की गई, इस सब ने भारतीय समाज को एक किया। हालांकि कुछ तत्व समाज में उस वक्त भी मौजूद थे जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे थे, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने ही तो मांग करी थी ना कि मुझे अपना अलग राष्ट्र चाहिए। पर जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी जी क्या चाहते थे कि भाई देश का विखंडन ना हो। लेट अस सी फर्दर। इंडियन सोसाइटी इज प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, और बहुलवादी हमारी सोसाइटी है। इसका एक आयाम नहीं है, क्यों? क्योंकि हम कल्चरल बेस में भी डाइवर्सिटी है हमारे ज्यादा, रिलीजियस बेस पे भी डाइवर्सिटी है, इवन लिंग्विस्टिक बेस पे, भाषा के आधार पे भी हम लोग डाइवर्स हैं, पर फिर भी हम सब क्या है, यूनिफाइड है, और हम सब मिलकर एक अखंड भारत का निर्माण करते हैं, फुल ऑफ डाइवर्सिटीज। अब देखो अगला पॉइंट यही है कि लैंग्वेज यहाँ पे इतनी ज्यादा है। अगर आप 8वें शेड्यूल में ही देखिए भारतीय संविधान के, तो कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, 22, और वैसे कितनी बोली जाती है, 1450 या समथिंग के आसपास है। आप एक बार एनसीईआरटी की बुक में चेक कर लीजिएगा, 1400 समथिंग, पर 8वें शेड्यूल में भारतीय संविधान के 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। रीजन के आधार पे हम लोग डाइवर्सिफाई हैं। आप ईस्ट में चले जाइए भारत के, तो अलग आपको वातावरण या फिर लोगों के कल्चरल रिलीजियस मान्यताएं मिलेंगी। साउथ में चले जाइए, वहां अलग है, वेस्ट में अलग है, सेंट्रल भारत में अलग है, नॉर्दर्न भारत में मान्यताएं अलग हैं। एंड रिलीजियन भी आप जानते हैं हमारे यहाँ पे बहुत सारे हैं। कास्ट हमारे यहाँ अलग अलग है, कस्टम्स अलग अलग है। इंडियन सोसाइटी इज मूविंग टुवर्ड द मॉडर्नाइजेशन, पर इन सब के डाइवर्सिफिकेशन होते हुए भी हम सब क्या हैं, एक हैं। और दूसरी बात क्या है, आज हम मॉडर्न आधुनिकता को अपना रहे हैं। देखिए मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है मेनली सोच को डेवलप करना, सोच को अपग्रेड करना, और सोसाइटी के अंदर जो कमियां हैं उनको क्या करना, नकारना। द मेन वैल्यूज ऑफ इंडियन मॉडर्नाइजेशन मॉडल आर सोशलिज्म, मतलब समाजवाद, हम सब क्या है, बराबर है, इंपीरियलिज्म, ठीक है, नेशनलिज्म, ये राष्ट्रवाद, सेकुलरिज्म, सभी धर्मों को बराबर का हक। कौन से आर्टिकल में है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक। इंडस्ट्रियलिज्म, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलिज्म भी हुआ 1991 में, या 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, या 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है। अच्छा आप मेरे को ये बताइएगा आज तक कितनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी पास हुई है, कमेंट बॉक्स में। इंडिविजुअल फ्रीडम, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है यहाँ पे, आर्टिकल 19 के अंदर देख लीजिए आप, 6 फ्रीडम है। आर्टिकल 21 में देख लीजिए भारतीय संविधान के राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात कही गई है। एंड फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स भी हम लोगों को 6 दिए गए हैं। जब संविधान बना था उस टाइम 7 थे, पर राइट टू प्रॉपर्टी को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत उसको फंडामेंटल राइट की सूची से निकाल के लीगल राइट्स में डाल दिया गया। ये भी आप याद रखिएगा, कॉम्पिटिशन्स में पूछता है। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड वाइल ऑल इंडियंस केम टुगेदर, जब हम जानते हैं कि जब अंग्रेज यहाँ पे थे हम सब भारतीय एक साथ आ गए थे, किस लिए, हमारा बस एक कॉज था कि हमें इनसे आजादी चाहिए। वेरियस सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस टुक प्लेस, और बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन और शासकीय परिवर्तन भारत के अंदर हुए। राजा राम मोहन रॉय जी का आप 1828 का सती प्रथा पे देख लीजिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती का आप वो देख लीजिए, सत्यार्थ प्रकाश जो उन्होंने शुरू किया था।
महादेव गोविंद जी रानडे, तिलक, गांधी आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट नेम्स। ये उस वक्त के बहुत बड़े लीडर्स थे एसोसिएटेड विद रिफॉर्म्स। इन्होंने किस लिए रिफॉर्म शुरू किए गए, किए गए इनके द्वारा, ताकि समाज के अंदर जो कमियां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको खत्म किया जा सके। जैसे विधवा रीमैरिज या फिर दलितों को बराबर का अधिकार प्राप्त कराना, ये सब चीजें किस लिए बाबा साहब ने किया था, किस लिए किए गए थे ये सब चीजें, ताकि समाज के अंदर जो छोटे बड़े अमीर गरीब का अंतर है उसको क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके। इसलिए देखिए, रिफॉर्म्स मूवमेंट टू एरिडिक्ट मतलब खत्म करना सोशल इविल्स, जो सोसाइटी के दुश्मन प्रथाएं हैं उनको, लाइक सती सिस्टम, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ विडो रीमैरिज एंड अनटचेबिलिटी। अच्छा याद रखिएगा, अनटचेबिलिटी भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में एबोलिश की गई है, 17 में। कंपटीशन का क्वेश्चन ये भी। Various social and cultural communities were organized at the regional and national level that tried to save the Indian culture and tradition। और आज भी बहुत सारी संस्थाएं ऐसी है जो भारतीय संस्कृति को प्रिजर्व करने का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि हम पूरी रूप से किसको अपनाते जा रहे हैं, पश्चिमीकरण को, वेस्टर्नाइजेशन को अपना रहे हैं, जिसकी वजह से इंडियन कल्चर या इंडियन ट्रेडिशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमसे छूटता जा रहा है। सोशियोलॉजी समाजशास्त्र हमें ये बताता है काइंड ऑफ ग्रुप्स एग्जिस्टेड इन द सोसाइटी, और किस तरह के समूह समाज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो भी हम समाजशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। रिलेशनशिप टू ईच अदर, और इन सब के बीच में आपस में संबंध क्या है ये भी हम समाजशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। देखिए बेसिकली चैप्टर जो 1 है ना, वो एक तरह का इंट्रोडक्शन है। जो असली हमारा मतलब सोशियोलॉजी शुरू होगा वो चैप्टर नंबर 2 से। हालांकि पर यह भी हमें पता, एटलीस्ट हमें सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन तो पता ही होना चाहिए, इसलिए हमने इस पे भी एक वीडियो छोटा सा 10-12 मिनट का वो बनाया है, आप देख लीजिए। रिलेशनशिप टू ईच अदर एंड इट्स मीनिंग इन टर्म ऑफ वंस ओन लाइफ, और एक व्यक्ति के जीवन में उसका क्या मतलब कि प्रभाव है या क्या अस्तित्व है वो भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए व्यक्ति का जीवन उसकी सोसाइटी या उसकी सराउंडिंग से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। सोशियोलॉजी हेल्प्स इन मैपिंग लिंक्स एंड कनेक्शंस बिटवीन पर्सनल ट्रबल एंड सोशल इश्यूज। पर्सनल ट्रबल क्या होता है, जो आदमी खुद से इश्यूज मानता है, जो उसकी अपनी समस्याएं हैं, और सोशल इश्यूज क्या होते हैं, जो समाज की समस्याएं हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बेटियों को आज तो बहुत ज्यादा इस पे जोर दिया जा रहा है पढ़ाने पे, पर अगर अब से हम 20-30 साल पहले देखें तो उनको इतना नहीं पढ़ाया जा रहा था। अब एक लड़की पढ़ नहीं पा रही है, ये है पर्सनल ट्रबल। और सोशल इश्यूज क्या है कि बेटियों को पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो पर्सनल ट्रबल और सोशल इश्यूज कई बार एक दूसरे से जुड़े हुए भी होते हैं और आम अलग भी पा जा सकते हैं। कि मेरे को मान लो गाड़ी खरीदनी है पर मैं नहीं खरीद पा रहा हूं, तो ये मेरा पर्सनल ट्रबल है, पर ये सोशल इशू नहीं है। तो कई बार ये जुड़ सेम भी होते हैं। मैंने आपको दोनों एग्जांपल देके बता दिए। पर्सनल ट्रबल कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल वरीज, प्रॉब्लम और कंसर्न, वाइल देखो ये व्यक्ति की अपने हैं, वाइल सोशल इश्यूज कंसिस्ट जनरेशन गैप, अनएम्प्लॉयमेंट, कम्युनलिज्म, कैस्टिज्म एंड जेंडर इनइक्वालिटीज। ये सब क्या होते हैं, सोशल इश्यूज होते हैं। तो उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा सोशियोलॉजी का। हम चैप्टर 1 की वीडियो, चैप्टर 2 की वीडियो बहुत ही जल्दी इसकी अवेलेबल आप लोगों को हो जाएगी। आप इतना इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही फायदेमंद, मतलब इनसे आपको फायदा मिलेगा। और अगर हमारे द्वारा कोई पॉइंट गलत बता दिया गया है या कोई मिस स्पेलिंग हो गई है, इसमें मिस स्पेल्ड हो गया है, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। और आपसे ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अगर आपका कोई सजेशन है या कोई पॉइंट से रिलेटेड कुछ आप और ऐड करना चाहते हैं किसी पॉइंट में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसको भी कंसर्न करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अपने फादर मदर का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद।